गुड मॉर्निंग। हमको बात करनी है आज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट होगा, अगला टॉपिक होगा, वो टॉपिक होगा आपका ओडीआई, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हमको करनी है। सबसे पहली बात तो फेमा में ये कुछ टाइम पहले ही आया है। इनफैक्ट ये रेगुलेशन ही आपका, ये रूल्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, ये आया है 2022 में। तो एज सच ज़्यादा पुराना रूल्स नहीं है। दूसरी बात, थोड़ा सा स्ट्रेचेबल, थोड़ा सा लंबा है कि भाई ओडीआई में सबसे पहले हमको डेफिनेशन पार्ट की बात करनी है, फिर हमको अलग अलग रूल्स की बात करनी है कि कौन सा रूल क्या करता है। चल चार्ट से पढ़ेंगे, बड़ा सिंपल तरीके से समझ में आने वाला है। तो भाई इसका नाम क्या है? FEM। FEM, F मतलब फॉरेन, E मतलब एक्सचेंज, M मतलब मैनेजमेंट, OI स्टैंड्स फॉर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स 2022। तो भाई ये 2022 में ये रूल्स आए हैं। एक बात ओवरव्यू, हुआ क्या था कि भाई इसके पहले जो भी आपके रूल्स रेगुलेशंस थे वो बनाए थे आपके आरबीआई ने। बहुत ध्यान से देखें, ये रेगुलेशंस किसने बनाए थे? रेगुलेशंस हमेशा कौन बनाता है? जो अथॉरिटी है वो रेगुलेशंस बनाता है, एक बात। और जो रूल्स है, रूल्स कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपके दिमाग में एक चीज क्लैरिटी है कि भाई पहले ये ट्रांजैक्शन, अगर आपने कोई ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करना है इंडियंस को, मुझे कोई ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? पहले ये रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता था। 2004 का 2015 वाला फॉरेन सिक्योरिटीज के लिए 2004 रेगुलेशन था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ट्रांसफर और इश्यू ऑफ एनी फॉरेन सिक्योरिटी रेगुलेशन, रेगुलेशन 2004। तो पहले ये आरबीआई की बात माननी पड़ती थी। एक और क्या था? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रेगुलेशन आउटसाइड इंडिया, रेगुलेशन 2015। तो पहले हमें अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी करना था भाई, तो हम 2015 को याद करते थे रेगुलेशन को। हमें फॉरेन सिक्योरिटीज करना था तो 2004 वाले रेगुलेशंस को याद किया करते थे। बाद में गवर्नमेंट ने क्या करा? ये दोनों रेगुलेशन को कर दिया खत्म। अब ये दोनों रेगुलेशन नहीं है, ये दोनों रेगुलेशन को कर दिया खत्म और इसके बदले में सब ये वाला रूल्स लेकर आए हैं। इसका मतलब आप देख पा रहे हैं कि भाई ये जो पावर पहले गवर्न बाय द आरबीआई, जो पावर एक्सरसाइजेबल बाय द आरबीआई, अब वो पावर किसके पास पहुंच गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास रख ली है। आगे ये जो खत्म किए हैं पुराने वाले रेगुलेशन और जो ये पावर आई है, ये आई है सेक्शन 46(1)(2) सबसेक्शन 1 और 2 से, एंड सेक्शन 47 सबसेक्शन 3 ऑफ द फेमा एक्ट 1999 से। कुछ समझ में आया? सिंपल कंसेप्ट है, बहुत मजेदार है। हो क्या रहा है? सब पहले दो चीजें, फॉरेन सिक्योरिटीज था तो रेगुलेशन आरबीआई ने फॉर्म किया था 2004 में, 2004 में, एंड 2015 में अगर आपको कोई प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया परचेज करनी है तो आपको फॉलो करना पड़ता रेगुलेशन 2015। मतलब आरबीआई ने जो बताया था उस हिसाब से फॉलो करना पड़ता था। बट बाद में क्या हुआ? सब गवर्नमेंट ने 46, 47 के फेमा के सेक्शन के अंदर पावर को एक्सरसाइज करते हुए ये वाली पावर्स गवर्नमेंट ने अपने पास रख ली है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हेयर वाई मेक्स द फॉलोइंग रूल्स। मैंने क्या कहा था भाई? गवर्नमेंट क्या बनाता है? रूल्स। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट OI, OI स्टैंड्स फॉर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स 2022। और ये किस तारीख को आए थे? 22 अगस्त 2022 को आया था। मेरे ख्याल से फर्स्ट चार्ट पूरा का पूरा क्लियर है कि भाई कौन सा वाला रेगुलेशन कब आया था। इसमें कोई भी संशय, कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपको ये डेट याद रखनी है, 22 अगस्त 2022 को ये रूल्स लाया था। कौन लाया था यार? सेंट्रल गवर्नमेंट। और FEM जहां भी आपको मेंशन होगा FEM, इसका मतलब हम बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट की। चल, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट चार्ट। सेकंड चार्ट, फिर हम बात करें कुछ डेफिनेशन पार्ट की। आगे के 2-3 चार्ट्स आपको सिर्फ और सिर्फ काय की बात करेंगे? डेफिनेशन की। हम हर चीज में, हर रेगुलेशन रूल्स में पहले हम डेफिनेशन को ब्रेक डाउन करते हैं, डेफिनेशन को प्रेम से समझते हैं, फिर आगे चलते हैं। चले, तो भाई रूल में 21A में एक्ट की डेफिनेशन है। कहीं कहीं पर वर्ड क्या है यार? एक्ट। तो भाई जहां जहां वर्ड एक्ट है
वहां वहां आपको फेमा एक्ट की याद करना है हमेशा। ये है रूल 21A। रूल 21B में इन्होंने ऑथराइज पर्सन की डेफिनेशन दी है। अब जैसे ही हमने ऑथराइज पर्सन सुना तो फेमा के सेक्शन 2C में या सेक्शन 10 में गए। इन्होंने बोला है ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक या ऑथराइज डीलर मींस अ पर्सन जिसको सेक्शन 10(1) ऑफ द फेमा एक्ट में बोला है shall mean only the domestic branches of such authorized dealer bank। क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट करना है बाहर तो ऑब्वियसली हम ऑथराइज डीलर की बात करेंगे, वो जो यहाँ पर है भारत में है, डोमेस्टिक ब्रांचेस ऑफ सच ऑथराइज डीलर। आगे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो बात करेगा रूल 21C में, और याद रखने के लिए C फॉर कंट्रोल भाई, 21C फॉर कंट्रोल। देखो एक्ट में सेक्शन 2 में डेफिनेशंस होती हैं, उसी तरीके से रूल में 2 में डेफिनेशंस हैं। चले तो कंट्रोल का मतलब क्या। अब कंट्रोल की बात करें तो आपको ये तो पता ही है कि भाई अगर आप मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 27 में कंट्रोल की डेफिनेशन है, राइट। वैसे ही चीज कंसेप्ट यहाँ है कि भाई अगर आप किसी भी कंपनी के मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को आप कंट्रोल करते हैं तो उसको हम कंट्रोल मानते हैं, एक बात। दूसरा, टू कंट्रोल मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजन एक्साइसेबल बाय अ पर्सन इंडिविजुअली और इन कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट मतलब ग्रुप में, राइट। आप कंट्रोल कर रहे हैं मैनेजमेंट को, आपको मेजॉरिटी डायरेक्टर्स के ऊपर अधिकार नहीं है, बट देन टू यू आर कंट्रोलिंग द मैनेजमेंट और द पॉलिसी फ्रेम्ड बाय द मैनेजमेंट, राइट। विदाउट योर अप्रूवल नो पॉलिसी कैन बी अप्रूव्ड। तो लॉ ने बोला है आपका हम कंट्रोल मानेंगे। तो पहला पॉइंट बात कर रहा है साहब डायरेक्टर के एंगल से, दूसरा पॉइंट पॉलिसी के एंगल से बात कर रहा है। तीसरा, आपको मैनेजमेंट राइट्स हैं, क्या है आपको मैनेजमेंट राइट्स हैं। लॉ ने बोला इसको भी हमने कंट्रोल की डेफिनेशन में। अच्छा, मैनेजमेंट राइट्स कैसे आएगा, ये एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट से आएगा। आपको शेयर होल्डर एग्रीमेंट है आपका, तो भी ये भी पर्टिकुलर एक एग्रीमेंट से आपको राइट आएगा कि भाई हमने ये शेयर्स लिए, आपको इतना इन्वेस्टमेंट दिया है, तो भाई आपकी कंपनी में इतना % हमारा कंट्रोल है, या ये काम करने के लिए आपको हमारी अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी। तो ये है आपका मैनेजमेंट राइट, ये है शेयर होल्डर राइट। या वोटिंग एग्रीमेंट है, और वो भी कितना % है आपको, 10% या ज्यादा वोटिंग है, कम से कम वोटिंग में आपको 10% या ज्यादा की हिस्सेदारी है। लॉ ने बोला साहब इस सबको हम क्या बोलेंगे आपका, कि आपका इनके ऊपर कंट्रोल है। देखो डायरेक्टर के ऊपर डायरेक्टर पॉलिसी मैनेजमेंट SV। तो कुल मिलाकर साहब ये आपको ओवरऑल काहे की बात करता है, और V कितना है, 10% या उससे ज्यादा, राइट। तो आपके पास ये है, आपके पास एक नया कॉन्सेप्ट जिसकी बात है कंट्रोल में, कि साहब डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का राइट है, पॉलिसी डिसीजन मेकिंग राइट से आपको, मैनेजमेंट राइट से आपको, शेयर होल्डर एग्रीमेंट राइट से, या वोटिंग आपके पास 10% है या उससे ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे, आपका कंट्रोल है उस पर्टिकुलर चीज पर, उस पर्टिकुलर कंपनी पर। रूल 21C में पहली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमने यहां बात की है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम की है। आगे चले, फिर आएगा डिसइन्वेस्टमेंट। रूल 21D में एक डेफिनेशन है जिसका नाम है साहब डिसइन्वेस्टमेंट। अब सरकार की हम बात सुनते रहते हैं कि फलानी फलानी PSU में डिसइन्वेस्टमेंट करेगा। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब, सिंपल शब्दों में बात करें, इन्वेस्टमेंट मतलब खरीदना, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब बेचना, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट मतलब आपने पार्शियल बेच दिया। गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट समय समय पर सरकारी कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट करती रहती है, 2%, 5%, कोल इंडिया बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, राइट। और फुल एक्सटिंग्विशमेंट, या पूरी की पूरी ही आपने एंटरप्राइज को बेच दिया, दैट इज कॉल्ड फुल डिसइन्वेस्टमेंट, फुल एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट, टाइटल या पोजेशन ऑफ इक्विटी कैपिटल एक्वायर्ड अंडर दिस रूल्स। लॉ ने बोला साहब अगर किसी व्यक्ति ने पार्शियल या फुल इक्विटी कंट्रोल एक्वायर करा है किसी कंपनी का, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई जो डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था वो बंदे ने एक्वायर कर लिया। तो लॉ ने बोला इसको हमने बोला है डिसइन्वेस्टमेंट। रूल कौन सा है यार, 21D। डी स्टैंड्स फॉर डिसइन्वेस्टमेंट। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे मतलब ये देखो आपकी जो ये बनाई गई है डेफिनेशन,
ये इनका जो सेक्शन नंबर रखा गया है, मतलब सॉरी रूल नंबर रखा गया, वो बड़ा प्यारा रखा गया है। चले नेक्स्ट बात करें यार, नेक्स्ट है आपका रूल 21E, और E स्टैंड्स फॉर इक्विटी। अरे भाई C स्टैंड्स फॉर था कंट्रोल, D स्टैंड्स फॉर डिसइन्वेस्टमेंट, E स्टैंड्स फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल। राइट, 3 तो याद हो गया ना बालक। चल इक्विटी कैपिटल मतलब क्या? तो भाई इन्होंने बोला है इक्विटी कैपिटल मींस, पहली बात तो इक्विटी कैपिटल में आपको ही पता है भाई, देखो इक्विटी कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल तो आनी ही है, लेकिन थोड़ा सा और हम दिमाग लगाएं, हर वो चीज, हर वो कैपिटल, या हर वो हम बोले आपका इन सिक्योरिटीज जो अल्टीमेटली बाद में काहे में कन्वर्ट होना है, इक्विटी में, वो भी इसका पार्ट होगा। राइट, क्योंकि अगर हमने उसको अभी शामिल नहीं करा तो क्या होगा भाई, तो वहां पर समस्या ये आने वाली है कि आपको बाद में उसको कैसे रूल्स में लाओगे। इसलिए इन्होंने क्या करा, इसलिए इन्होंने उसको डिफाइन कर दिया है कि भाई इक्विटी कैपिटल में ये सारी चीजें आनी है। पहला, इक्विटी शेयर्स इक्विटी कैपिटल का पार्ट होगा, बिल्कुल सही बात है। परपेचुअल कैपिटल, भाई इक्विटी कैपिटल भी, अगर आपने किसी पर्टिकुलर कैपिटल का नाम परपेचुअल कैपिटल बोला है, और परपेचुअल मतलब परमानेंट, इक्विटी कैपिटल परमानेंट होता है। राइट, ये परपेचुअल मतलब परमानेंट। आगे चले, इररिडीमेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो रिडीम नहीं होंगे। राइट, या कंट्रीब्यूशन टू नॉन डेट कैपिटल, बहुत ध्यान से, कंट्रीब्यूशन टू, आपने कुछ पैसा कंट्री करा, दो चीजें, या तो आपने डेट में करा होगा या उसके अलावा है तो नॉन डेट। नॉन डेट मतलब इक्विटी पोर्शन आज जैसा हो गया। अरे भाई ये क्या लिखा है, नॉन डेट कैपिटल, तो नॉन डेट, अरे भाई या तो इक्विटी होगा या कैपिटल होगा, तो लॉ ने बोला इसको भी हमने आपका इक्विटी में शामिल कर दिया। तो भाई एक तो हो गया आपका इक्विटी शेयर, एक हो गया ये, और एक हो गया ये इपिक। शॉर्ट फॉर्म क्या है, इपिक। E stands for equity share capital, P stands for perpetual capital, I stands for irredeemable instruments, और C stands for contribution to non debt capital of a foreign entity। अरे भाई हम बात कर रहे हैं ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, तो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में फेमा में दो चीजें, या तो बंदा यहाँ का होगा या बाहर का आपकी कैपिटल कंपनी प्रॉपर्टी होगी। राइट, तो अब हम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, तो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में इंडिया वाला बंदा होगा हमेशा, और इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा, आउटसाइड इंडिया। तो हमने इक्विटी शेयर्स एक्वायर करे फॉरेन एंटिटी के, हमने परपेचुअल कैपिटल एक्वायर करा है, हमने इररिडीमेबल इंस्ट्रूमेंट लिया है, या कंट्रीब्यूशन टू नॉन डेट कैपिटल है, ये हुआ आपका इपिक। क्या हुआ आपका ये इपिक। शॉर्ट फॉर्म, E stands for equity, P stands for perpetual, I stands for irredeemable instrument, C stands for contribution to non-debt capital में। तो लॉ ने बोला ये हुआ आपका, किसकी बात करी अपन ने, इक्विटी कैपिटल की डेफिनेशन। नंबर क्या है आपका, रूल नंबर 21E, E stands for equity। चले, इन द नेचर ऑफ फुल्ली और कंपल्सरी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स, आपके जो ये वाला आपका इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा वाला, कंट्रीब्यूशन टू एनसीडी सॉरी नॉन डेट कैपिटल है, या फिर इररिडीमेबल इंस्ट्रूमेंट है, ये भविष्य में काहे में फुल्ली या कंपल्सरी कन्वर्टेबल होगा, इक्विटी में। तो लॉ ने बोला तभी इनको हमने काउंट किया है, किसमें, इक्विटी कैपिटल में। तो मेरे ख्याल से फंडा बिल्कुल क्लियर है कि भाई कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है, इक्विटी कैपिटल मतलब क्या। चल, तो इक्विटी कैपिटल की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है, रूल नंबर कौन सा है, 21E है इक्विटी कैपिटल की बात। राइट, तो हमने अभी तक कौन कौन सी डेफिनेशन की बात करी है, हमने अभी तक बात करी है कौन कौन सी डेफिनेशन की। पहली डेफिनेशन एक्ट की देखी है, पहली डेफिनेशन काहे की देखी है अपन ने, एक्ट की। एक्ट मतलब कौन सा एक्ट है यार, तो वो फेमा एक्ट है। फिर हमने बात करी 21B में ऑथराइज पर्सन की, 21C में बात करी है अपन ने कंट्रोल की, 21D में डिसइन्वेस्टमेंट की, 21E में इक्विटी की।
कंट्रोल में लास्ट पॉइंट क्या था, वोटिंग राइट्स, कितना प्रतिशत, 10% की बात करी थी, ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। अब थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, अब हम बात करेंगे भाई, हम बार बार बोल रहे हैं चैप्टर है यार ODI, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक कंसेप्ट होता है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, बहुत ध्यान से, एक होता है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक होता है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस है, ये वाले शब्द का डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड डी, मतलब डायरेक्ट की बात है। इसका मतलब ये हुआ ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, देखो पहली बात तो इंडिया वाला बंदा बाहर इन्वेस्ट कर रहा है, वो तो बात बिल्कुल पक्की है। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या, ओडीआई और ओआई में डिफरेंस क्या होता है भाई, सिंपल चीज है, नाम क्या लग रहा है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हम उस कंपनी से बात कर रहे हैं डायरेक्टली जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया है, या तो उसके हम शेयर्स परचेज करने की बात कर रहे हैं, या एमओए के सब्सक्राइबर्स बन गए हैं, या हमने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया एक पर्टिकुलर लिमिट के बाहर, हमने कहीं और किसी से बात नहीं करी है इन्वेस्टमेंट के लिए, हमने डायरेक्टली किससे बात करी है, जिस व्यक्ति की कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उससे हमने डायरेक्टली बात करी, ये हुआ ओडीआई। दूसरी बात, इन केस ऑफ ओडीआई हमको प्रॉफिट नहीं कमाना, इक्विटी शेयर कैपिटल पे हमारा अवर मेन ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न द प्रॉफिट बट टू एक्सरसाइज सम काइंड ऑफ कंट्रोल ओवर द कंपनी, ओवर द फॉरेन एंटिटी। ओडीआई में हमको प्रॉफिट नहीं कमाना, राइट, ओडीआई में हमको प्रॉफिट नहीं कमाना, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कंट्रोल एक्सरसाइज करना, प्रॉफिट तो झक मार के अपने आप आएगा, सिंपल लॉजिक है भाई। और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट कमाना, तो दोनों में थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। शुरू करें। ओडीआई मींस इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ 1, 2, 3 और यहां तक 4। पहला, आपने एक्विजिशन ऑफ अनलिस्टेड इक्विटी कैपिटल ऑफ अ फॉरेन एंटिटी, भाई कंपनी एक फॉरेन में है, वो अनलिस्टेड है, अभी लिस्ट आउट नहीं हुई है, NYSE पे, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट आउट नहीं हुई है। अब वो NYSE में है वो कंपनी और वो लिस्ट आउट नहीं है, उस कंपनी के हमने शेयर्स परचेज कर लिए कंपनी से बात करके, दैट इज कॉल्ड ओडीआई। या फिर हमने सब्सक्राइबर बन गए एमओए के ऑफ अ फॉरेन एंटिटी, दो लोगों ने मिलकर, एक इंडिया वाला बंदा एक बाहर वाला बंदा, दोनों ने मिलकर एक कंपनी खोली है, दैट इज कॉल्ड ओडीआई। थर्ड पॉइंट, हमने इन्वेस्टमेंट किया है 10% और मोर ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, कौन सी वाली भैया, मालिक तो इक्विटी के इन्वेस्टमेंट करके ही बनते हैं, तो हमने कोई लिस्टेड फॉरेन एंटिटी है, से फॉर एग्जांपल टेस्ला, राइट, अब टेस्ला वाली कंपनी में हमने 10% या उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, तो हम काहे में आ गए 10%, मतलब हम एक अच्छा खासा 1/10 पोर्शन होल्ड करते हैं, तो हमारी इंटेंशन डायरेक्टली प्रॉफिट कमाने की नहीं है इन द फ्लक्चुएशन ऑफ द इक्विटी, नहीं, हमें वो नहीं चाहिए, हमको तो पहले क्या चाहिए, मैनेजमेंट राइट, कंट्रोल चाहिए पहले। फोर्थ पॉइंट, इन्वेस्टमेंट विद कंट्रोल, where investment is less than 10% of the equity share capital of the listed foreign entity, भाई कैपिटल हमारी होल्डिंग 10% से कम है, तो हम यहां वाले क्लॉज से बाहर हो गए, बट हमारा साथ में क्या है यार, कंट्रोल है, और कंट्रोल की डेफिनेशन 2(1)(c) में है, नहीं समझ में आया, राइट, तो ये हुआ आपका क्या चीज हुआ आपका, ये हुआ ओडीआई का कंसेप्ट। एक्सप्लेनेशन, for the purpose of this clause where an investment by a person resident in India, PRII मतलब क्या होता है भाई, person resident in India, for the purpose of this clause where an investment by a PRII in the equity capital of a foreign entity is classified as a ODI, such investment shall continue to be treated as a ODI even if the investment falls to the level below 10% of the paid up capital or such person loses control in the foreign entity। मतलब ये वाला जो क्लैरिफिकेशन है, that clarification fall for
दीज 2 पॉइंट्स। क्या बोल रहा है वो? भाई मैंने किसी कंपनी की फॉरेन एंटिटी में 11% होल्डिंग कर ली, तो एज पर दिस डेफिनेशन मैंने ओडीआई कर दिया। ओडीआई कर दिया तो मुझे रूल्स को कंप्लाई करना है। लॉ ने बोला साहब कल के दिन वो किसी रीजन से 2% हो गया कम, तो आप 10 के नीचे आ गए। याद रखना, आप ये नहीं बोलोगे कि भाई अब मुझे ये आपके फालतू रूल्स फॉलो नहीं करना। लॉ ने क्या बोल दिया ये पॉइंट से? उन्होंने बोल दिया कि बॉस एक बार आपने अगर 10% की लिमिट टच कर दी या आपका कंट्रोल आ गया, तो इन दैट केस यू नीड टू कंप्लाई द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ओआई रूल्स 2022। ये तो आपको कंप्लाई करने ही पड़ेंगे। बाद में आपका इन्वेस्टमेंट कम हो गया या किसी वजह से वो आपका कंट्रोल कम हो गया, हम उसको ये रीजन नहीं मानेंगे कि आपको ये कंप्लाई नहीं करना है, आपको वो तो कंप्लाई करना ही है, राइट। तो ये हुआ आपका ओडीआई। ओडीआई मतलब ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 21Q में। बहुत ध्यान से डेफिनेशन याद करें साहब, कौन से वाले रूल में है यार? 21Q में ओडीआई का कॉन्सेप्ट जो हमने बात करी है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कौन सी डेफिनेशन? ओडीआई की। हमने 3 चार्ट डेफिनेशन के पढ़ लिए हैं। आगे चले, डेफिनेशन ही डेफिनेशन है भाई। फिर आपके पास है रूल नंबर 21R। 21R में क्या बोल रहा है वो? इसमें डिफाइन किया है ओआई, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। अब इन्होंने बोला ओआई मींस फाइनेंशियल कमिटमेंट, और ओपीआई एक और कंसेप्ट आ गया, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। इसको हमने क्या बोला है? ओआई। ओआई मींस आपने ओवरसीज इन्वेस्टमेंट मतलब आपने कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट कर दिया कि भाई हम आप ये काम करो, हम आपको इतना पैसा देंगे, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट। फाइनेंशियल कमिटमेंट कर दिया, या फिर आपने कोई ओपीआई करा है, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किया है। किसने? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ने। अगर ये दोनों में से कुछ भी काम किया, या तो फाइनेंशियल कमिटमेंट या ओपीआई, तो हम बोल देंगे भाई आपने ओवरसीज इन्वेस्टमेंट किया है। अब ये दोनों डेफिनेशन क्या है, हम उसकी बात करें। ये फाइनेंशियल कमिटमेंट क्या है? तो भाई फाइनेंशियल कमिटमेंट लिखा है कहां पर? 21F में। याद रखने वाली बात, F फॉर फाइनेंशियल। अरे भाई जितने से रूल्स याद कर सके हम इस तरीके से, वो तो हम याद कर सके ना यार। भाई 21C में कंट्रोल था, 21D में डिसइन्वेस्टमेंट था, याद है ना। 21E में इक्विटी था, F में फाइनेंशियल कमिटमेंट आ गया, Q में ओडीआई था। Q में क्या था आपका? ओडीआई था आपका, राइट। और R में ओआई है। कि जितने रूल्स हम याद कर पाए इस तरीके से वो याद करें। चले अब, तो भाई फाइनेंशियल कमिटमेंट की डेफिनेशन कहाँ है? 21F में। F स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल्स। आगे चले। अब फाइनेंशियल कमिटमेंट लग रहा है कि भाई आप कोई फॉरेन वाला कोई काम करना चाहता है, इंडिया वाले मुकेश भैया ने बोला कि मैं आपको इतने डॉलर्स दूंगा, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट। चल, तो फाइनेंशियल कमिटमेंट मतलब मींस द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय मुकेश भैया, मतलब पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, बाय वे ऑफ ओडीआई। बाय वे ऑफ ओडीआई, चाहे तो इक्विटी एक्वायर कर लो, चाहे आपने सब्सक्राइब करा है, चाहे आपने कोई नॉन डेट कैपिटल जो अल्टीमेटली बाद में फुल्ली या कंपलसरी कन्वर्टेबल होगा, तो वैसा काम किया। इसको भी हमने किस में शामिल किया है? ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, सॉरी फाइनेंशियल कमिटमेंट में। और फाइनेंशियल कमिटमेंट में शामिल है तो वो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में शामिल है। आगे चले, डेट, या आपने डेट दिया। ध्यान से देखें, ओडीआई में इक्विटी वाला आएगा, बट क्योंकि आप डेफिनेशन पढ़ रहे हैं किसकी? फाइनेंशियल कमिटमेंट की, तो बाय डिफॉल्ट आपको तो हर तरीके से, जिस तरीके से पैसा दिया गया है वो सब चीजें आएंगी, तो डेट भी आएगा। बट इसको छोड़कर, क्योंकि इसकी अलग डेफिनेशन है, अदर देन ओपीआई इन अ फॉरेन एंटिटी, तो सीधी बात है साहब, फाइनेंशियल कमिटमेंट में दो चीजें, एक आएगा इक्विटी, एक आएगा डेट। अब इक्विटी मतलब ओडीआई की बात कर दी अपन ने, प्लस डेट भी आएगा। ओडीआई में डेट नहीं आता।
entity in which the ODI is made and shall include the non-fund based facility extended by such person to or on behalf of such foreign entities or entities. तो लॉ ने बोला साहब ऐसा कुछ भी हुआ डेट इज कॉल्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट, ये चीज याद रखना। अब बात करें ओपीआई की, ओपीआई का रूल कौन सा है यार, 21S। और देखो भैया याद रखने के लिए कंसेप्ट क्या है, जब जब वर्ड पोर्टफोलियो आता है तो पोर्टफोलियो में आपका क्या रहेंगी यार, सिक्योरिटीज, और एस मतलब सिक्योरिटीज, फंडा है, याद रखने वाला, किसी को बताना नहीं है हमको। चलो ये सिर्फ हमारे पास होने में काम में आएगा, राइट। तो 21S में कौन सी डेफिनेशन है यार आपकी, पोर्टफोलियो ओपीआई की, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। बोलता क्या है, मींस इन्वेस्टमेंट। अच्छा क्या इसमें ओडीआई आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। अगर ओडीआई आता तो उसकी डेफिनेशन अलग से काय को देते, क्यू में अलग देना है ना भाई। चले तो वो बोल रहा है मींस आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया ओडीआई को छोड़कर, in foreign securities but not in any unlisted debt instrument or any securities issued by a person resident in India who is not in any IFSC, International Financial Service Center वाली बात है, provided that OPI by a PRII in the equity capital of a listed entity even after its delisting, वो हम उसको OPI मानेंगे जब तक कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं किया हो। ये सब चीजें आपका ओपीआई में शामिल होंगी। तो ओपीआई की डेफिनेशन मींस इन्वेस्टमेंट अदर देन ओडीआई इन फॉरेन सिक्योरिटीज बट नॉट इन एनी अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट और एनी सिक्योरिटीज इशूड बाय द पीआरआई, जो कौन नहीं है, आईएफएससी नहीं है। प्रोवाइडेड डेट अगर कोई ओपीआई ने ओपीआई किया गया है पीआरआईआई के इक्विटी कैपिटल ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी, भले ही उसकी डीलिस्टिंग हो गई हो तो भी उसको हम इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में कैटेगराइज कर देंगे, मतलब ओपीआई में कैटेगराइज कर देंगे। तो ये हमारी डेफिनेशन का एक ही है यार ओपीआई की, कि भाई ओपीआई क्या होता है वो हमने बात करी है। चले तो ये तो हुआ आपका किसकी डेफिनेशन हुई, देखो भाई ओआई की डेफिनेशन क्या है, 2R में है, 21R में है। फाइनेंशियल कमिटमेंट का एफसी का क्या है, 21F में है। ओपीआई का क्या है, 21S में है, S स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज। चल तो ये आपकी डेफिनेशन हुई ओआई की, एफसी की, ओपीआई की। अब हम अपना कंसेप्ट चालू करें, एक्चुअल में जो आपका रूल्स है वो हम बात करें। तो भाई इसमें रूल 3 है, क्या बोल रहा है वो, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज रूल। अल्टीमेटली ये पूरे के पूरे रूल्स को एडमिनिस्टर इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कौन करता है, वो सब चीजें। दीज रूल शैल बी एडमिनिस्टर्ड बाय द आरबीआई। बहुत ध्यान से, बनाया किसने है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर डेलीगेट किसको कर दी, आरबीआई को। आरबीआई इशू करेगा डायरेक्शंस, सर्कुलर, इंस्ट्रक्शंस, क्लैरिफिकेशन एज इट डीम नेसेसरी फॉर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस रूल्स। मतलब गवर्नमेंट ने कितना होशियारी करी, 2004-2015 वाले जो रेगुलेशंस थे उनको हटा दिया, फिर खुद ने क्या बनाया, खुद ने क्या बनाया, रूल्स। रूल्स बनाकर भी सारा काम फिर किसको दे दिया, आरबीआई को। मतलब नाम खुद का काम कौन करेगा, वही व्यक्ति। ये तो वैसी बात हो गई कि भाई हमारा इंस्टीट्यूट आईसीएआई बनाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एनएफआरए वाले उसको अडॉप्ट कर लेते हैं और अपना नाम चिपका देते हैं, राइट, वही कंसेप्ट है। ये हुआ रूल 3। रूल 4 क्या है भाई, रूल 4 में नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल्स रेगुलेशंस रिलेटिंग देयर टू इन सर्टेन केसेस। ये थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि भाई किस किस पर ये कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला है। पहला ए और बी पॉइंट। ए पॉइंट बहुत सिंपल है, एनी इन्वेस्टमेंट मेड आउटसाइड इंडिया बाय अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन एन आईएफएससी। कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन एन आईएफएससी करा है, उस पर ये नहीं लगेगा क्योंकि उस पर आईएफएससी के रूल्स लगेंगे। चल सेकंड, कोई भी आपने एक्विजिशन किया या ट्रांसफर किया एनी इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया मेड एक पर्टिकुलर अकाउंट से, आईआरएफसी अकाउंट से, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट से,
आपने कोई एक्विजिशन किया या ट्रांसफर किया ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया मेड आउट ऑफ आरएफसी अकाउंट, out of foreign currency resources held outside India by a person। बहुत ध्यान से, आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, एक्वायर किया है, ट्रांसफर किया है, इन्वेस्टमेंट मेड आउटसाइड इंडिया। पहला कौन से अकाउंट से? आरएफसी अकाउंट से। तो लॉ ने बोला हमको कोई टेंशन नहीं है, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट से काम किया है, आपको ये रूल्स फॉलो नहीं करना, पहली बात। दूसरा, आपने ये काम किया है, ये इन्वेस्टमेंट किया है, इसमें आपके पास फॉरेन करेंसी रिसोर्सेज थे उस बंदे के पास और वो बाहर ही थे। Who is employed in India for a specific duration irrespective of length thereof or for a specific job or assignment or duration of which does not exceed 3 years। आप किसी विप्रो ने आपको बाहर भेजा था साहब किसी काम के लिए, एक पर्टिकुलर बाहर के एक माइक्रोसॉफ्ट के क्लाइंट के लिए विप्रो ने आपको भेजा था, मान के चलो। अब विप्रो ने आपको भेजा है बाहर, आपने साहब काम चालू करा, आपने बाहर से कोई फॉरेन रिसोर्सेज एक्वायर कर लिए, बाहर आपने एक्स्ट्रा सर्विसेज दी हैं, सब पैसा मिला, आपको गिफ्ट मिला है, $10 लाख पड़े हैं। लॉ ने बोला वो 10 लाख, पहली बात तो आप गए थे तो मैक्सिमम 3 साल के अंदर अंदर वापस आ गए थे, मतलब 3 साल से ज्यादा का स्पेसिफिक काम, स्पेसिफिक जॉब नहीं था वो, ये चीज इंपॉर्टेंट है, राइट। मैक्सिमम कितना था आपका? 3 साल का ड्यूरेशन था जॉब का। आपने वहां पर गए, वहां कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेज इकट्ठे करे, वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, लॉजिकल है आप हो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, बट आपने ये काम किया है, लॉ ने बोला हम ये रूल्स आपके ऊपर नहीं लगने देंगे, टेंशन नहीं है। या आपने कोई काम किया है, वो सेक्शन 6(4) ऑफ सेक्शन 6 कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन को कंप्लाई करते हुए किया है, उनमें जो ट्रांजेक्शंस हैं वैसा काम किया है। से फॉर एग्जांपल अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन, वो काम किया है आपने, बिंदास, कोई टेंशन नहीं है। तो कुल मिलाकर भाई ये वाले कंसेप्ट पर रूल 4 नहीं लगेगा। पहला कंसेप्ट क्या बोल रहा है? एनी इन्वेस्टमेंट मेड आउटसाइड इंडिया बाय अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी आईएफएससी में, उसके ऊपर नहीं लगेगा क्योंकि उसके ऊपर आईएफएससी के रूल्स लगेंगे। या आपने कोई ट्रांसफर किया, इन्वेस्टमेंट किया आउटसाइड इंडिया पे, जो आपने आरएफसी से निकाला था, जो आपने फॉरेन रिसोर्सेज बाहर कमाए थे, कोई पर्टिकुलर टेम्परेरी स्पेसिफिक जॉब के लिए बाहर गए थे, या 6(4) के तहत कोई इन्वेस्टमेंट किया है, लॉ ने बोला इन सब के ऊपर रूल 4 के हिसाब से आपके ऊपर ये वाला रूल नहीं लगेगा, 2022 वाला, राइट। तो ये हुआ हमारा रूल 3 एंड 4 की हमने बात करी है। अब थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो भाई ये है आपका रूल 5, जो बात करता है डेट इंस्ट्रूमेंट एंड नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट की। रूल 5 है जो बात कर रहा है किसकी? डेट इंस्ट्रूमेंट एंड नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स की। सब डेट इंस्ट्रूमेंट नाम ही पता पड़ रहा है, डिबेंचर काइंड ऑफ, नॉन डेट मतलब इक्विटी आ गया पोर्शन। चल, द फॉलोइंग शैल बी द डेट इंस्ट्रूमेंट एंड द नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट एज डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट। एक्ट मतलब फेमा। तो भाई सेक्शन 6 सबसेक्शन 7 में गवर्नमेंट ने बोला है ये डेट है, ये नॉन डेट है, उनको हमने यहाँ पर यूज किया है रूल 5 में। एक्ट जब जब आएगा तब हम फेमा की बात करेंगे, राइट। चले, अब इन्होंने 2-5 तरीके के बताए हैं सब आपके डेट इंस्ट्रूमेंट, और 2-5 तरीके के बताए हैं नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब डिबेंचर हुआ, बॉन्ड हुआ, या फिक्स्ड नेचर ऑफ इनकम टाइप जो होता है, दैट इज कॉल्ड डेट इंस्ट्रूमेंट। भैया गवर्नमेंट बॉन्ड, आपने विदेश के किसी सरकारी गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, डेट इंस्ट्रूमेंट। कॉर्पोरेट बॉन्ड, किसी बाहर की कंपनी ने कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड निकाला है, डिपॉजिट्स काइंड ऑफ, उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया गवर्नमेंट। ऑल ट्रेंचेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन स्ट्रक्चर विच आर नॉन इक्विटी ट्रेंची। ट्रेंची मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी। अरे भाई जैसे फॉर एग्जांपल बड़ी बड़ी कंपनी को जो बाहर से पैसा लेती हैं या बाहर करती हैं, उनको 1 करोड़ रुपए करना है इन्वेस्टमेंट, तो वो क्या करती हैं, वो किस्तों में बांध देती है, उनको ईएमआई में कन्वर्ट कर देती कि भाई हम आपको, आप ये काम करो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बाहर से पैसा लेना है अपनी इक्विटी बेचकर, तो वो सामने वाला बोल रहा है मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा, वो क्या बोल देगा, देखो यार 20 लाख रुपए मैं आपको जब दूंगा जब आपका कैग कस्टमर एक्विजिशन आपका इतना % हो जाएगा तो मैं आपको 20 लाख दे दूंगा।
आपका रेवेन्यू इतना हो जाएगा तो और 20 दे दूंगा, आपका रेवेन्यू इतना बढ़ जाएगा तो लास्ट के 10 लाख रुपए दे दूंगा, वो होता है ट्रेंची। अरे भाई हाउसिंग लोन बैंक देता है ना, तो वो क्या बोलता है कि भाई आप ग्राउंड फ्लोर बनवा लो, आपको हम हाउसिंग लोन टोटल जो भी अलॉटमेंट है, टोटल आपके फेवर में जो इशू हुआ ऑफर दिया है हाउसिंग लोन का 50 लाख का, ग्राउंड फ्लोर बनवा लो 20 लाख ले जाओ, फर्स्ट फ्लोर बना लो फिर 20 ले जाओ, फिर 10 ले जाना हमसे, ट्रेंची। तो ट्रेंची मतलब किस्तों में। ऑल ट्रेंचेज ऑफ सिक्योरिटाइजेशन स्ट्रक्चर विच आर नॉट इक्विटी, जो इक्विटी नहीं है वो डेट है। बोरोइंग बाय फर्म्स थ्रू लोन, आपने लोन के थ्रू बोरोइंग करी है, डेट इंस्ट्रूमेंट आएगा। डिपॉजिटरी रिसिट्स हुज अंडरलाइंग सिक्योरिटीज आर, क्या है आपकी डेट सिक्योरिटीज। तो ये 5 तरह की सिक्योरिटीज को हमने डेट सिक्योरिटीज में क्लासिफाई कर दिया है। देखो भाई, एक तो बॉन्ड हो गया, तो दो हो गए बॉन्ड, गवर्नमेंट का बॉन्ड और ये कॉर्पोरेट बॉन्ड, तो हो गया ये B2। एक हो गया सिक्योरिटाइजेशन, एक हो गया लोन की बात, और एक हो गया डिपॉजिटरी रिसिट, BSLD, राइट। ये है आपका डेट सिक्योरिटीज का 5 पॉइंट है। एक हो गया कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड, S मतलब सिक्योरिटाइजेशन, L मतलब लोन्स, डिपॉजिटरी रिसिट्स का D, राइट। तो ये है आपका डेट इंस्ट्रूमेंट्स की बात। अब हम बात करें नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आता है, वो चीज है पहला वाला पॉइंट। अब यहां पर सब जगह इक्विटी 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 या इक्विटी कन्वर्टेबल होगा। ऑल इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इन इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी, चाहे पब्लिक कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेटेड थी बाहर वाली एंटिटी, चाहे प्राइवेट की तरह, चाहे लिस्टेड की तरह, चाहे अनलिस्टेड, लॉ ने बोला आप कॉर्पोरेट फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, नेचर ऑफ कंपनी क्या है हमको मतलब नहीं है, लिस्टिंग है नहीं है हमको मतलब नहीं है, ये सबका सब इन्वेस्टमेंट जो आपने इक्विटी में, इंपॉर्टेंट चीज कौन सा वर्ड है यार, इक्विटी में किया है, तो हम नॉन डेट में क्लासिफाई कर देंगे। सेकंड, कैपिटल पार्टिसिपेशन इन LLP, ये बात हुई कंपनी की, ये बात हुई LLP की, सिंपल चीज है। थर्ड, all instruments of investment as recognized in the FDI policy from time to time। भाई FDI पॉलिसी में अगर किसी को रिकॉग्नाइज कर दिया है इन्वेस्टमेंट को, वो जो इन्वेस्टमेंट है दैट इन्वेस्टमेंट आल्सो फॉल्स अंडर नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स। ऑल इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स ऑफ AIF, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर IIT, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो लॉ ने बोला इनको भी हमने क्लासिफाई कर दिया है, किस में, इक्विटी में। आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया इन द यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, आप अगर ध्यान से देखो अल्टीमेटली नाम कुछ भी हो, एंड में वो सिक्योरिटीज क्या है, इक्विटी। और ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड विच इन्वेस्ट मोर देन 50% इक्विटी, बाहर वाली कंपनी ने कोई म्यूचुअल फंड लॉन्च करा, बट उस म्यूचुअल फंड में इंडिया वाले ने इन्वेस्टमेंट करा, तो लॉ ने बोला इंडिया वाले ने जो इन्वेस्टमेंट किया है, वो याद रखना, वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड जिसमें इन्वेस्टमेंट किया, वो म्यूचुअल फंड फर्दर इन्वेस्टमेंट जो करता है रिटर्न कमाने के लिए, वो 50% इक्विटी में करता है, तो हमने उसको इक्विटी में क्लासिफाई कर लिया। द जूनियर मोस्ट लेयर दैट इज इक्विटी ट्रेंची ऑफ सिक्योरिटाइजेशन स्ट्रक्चर, उसको भी हमने इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। लास्ट किस्त, एक्विजिशन सेल डीलिंग डायरेक्टली इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी हमने नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट माना है। बहुत ध्यान से, आपने कोई एक्वायर करी है, कोई सेल करी है, कोई डायरेक्टली डील करा है इमूवेबल प्रॉपर्टी में, नॉन डेट माना है उसको हमने। कंट्रीब्यूशन टू ट्रस्ट, इसको भी हमने नॉन डेट माना है आपका। डिपॉजिट से जो फाइनली काय में कन्वर्ट होंगी इक्विटी में, उसको भी हमने नॉन डेट माना है। तो कुल मिला के भाई डेट क्या होता, नॉन डेट क्या होता, ये चीज हमारे काम की है। ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मतलब ये पर्टिकुलर रूल नंबर 5 जो है एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछ सकता है कि भाई व्हाट इज डेट, व्हाट इज नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स। तो डेट में हमारे पास 5 है और हमारे पास यहाँ पर 9 तरीके के अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स को
वी हैव क्लासिफाइड एज अ नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, नॉन डेट मतलब प्योरली इक्विटी नहीं है, बट हाँ वो आपका इस तरीके से है जिसमें लोन का कोई हिस्सा नहीं है। चले, तो ये हुआ आपका रूल 5 कंप्लीट। बहुत मेरे ख्याल से बड़ा सिंपल लग रहा है बॉस, ओडीआई कोई टेंशन नहीं है। आगे चले, फिर रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 7 छोटे छोटे रूल्स हैं, ध्यान से। रूल 6 क्या बोल रहा है? कंटिन्यूटी ऑफ सर्टेन इन्वेस्टमेंट, एनी इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल कमिटमेंट। भाई फाइनेंशियल कमिटमेंट काय में है? रूल 21F में है। एनी इन्वेस्टमेंट या आपने कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट किया है बाहर, तभी तो हम ये रूल की बात करेंगे। मेड इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट, फेमा के अकॉर्डिंग किया या रूल्स के अकॉर्डिंग किया या रेगुलेशंस, मतलब सीधी बात है पीआरआईआई ने कोई भी फाइनेंशियल कमिटमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है बाहर। Held as on the date of publication shall be deemed to have been made under these rules or foreign exchange management, मतलब ये बोल रहा है रूल 6 कि भाई ये वाला जो पर्टिकुलर रूल है ये आया 22 अगस्त 2022 को। फॉर एग्जाम्पल मैंने तो 2020 में कोई इन्वेस्टमेंट किया था बाहर, जैसे ही ये रूल आ गया तो जो भी इन्वेस्टमेंट आपने बाहर किया है, चाहे इन्वेस्टमेंट है चाहे फाइनेंशियल कमिटमेंट है, कुछ भी है, उसको हम ऑटोमेटिकली क्लासिफाई कहाँ कर दिया? ये वाले रूल में। इसका मतलब आपको फिर ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। रूल नंबर 7, राइट इश्यू एंड बोनस शेयर्स की बात। एनी पीआरआईआई मुकेश भैया who has acquired or continue to hold equity capital of a foreign entity, मुकेश भैया ने टेस्ला में इक्विटी एक्वायर करी है, may invest in the equity share capital issued by such entity as a right issue। अरे भाई सीधी बात है, वो तो अलाउड होगा। या आपको बोनस मिला है, राइट मिला है, तो यार इसके लिए आप रोक तो सकते नहीं, वो तो उनका पहला अधिकार है। द PRII acquiring the right under sub rule 1 may renounce such right in favor of a PRII और PROI। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई ये चीज तो बेसिक फंडा है, ये सब बच्चे को पता है कि भाई अगर आपने कोई इक्विटी एक्वायर करी है और कल के दिन टेस्ला राइट शेयर्स दे रही है, बोनस शेयर्स दे रही है, तो आके आपको अधिकार है या नहीं है? है। बट क्या आप ये राइट को अनाउंस कर सकते हैं? ये चीज इंपॉर्टेंट है। एक्वायरिंग द राइट अंडर सब रूल 1 में रिनाउंस सच राइट्स इन फेवर ऑफ, अपन बात कर रहे हैं साहब राइट इशू की, आप राइट इशू वाला राइट को रिनाउंस कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है आप किसी पीआरओआई के फेवर में भी रिनाउंस कर सकते हैं। राइट, बहुत ध्यान से। आप ये राइट ट्रांसफर कर रहे हैं किसके फेवर में? पीआरओआई के फेवर में। पीआरआईआई पीआरओआई आप कर सकते हैं। मुकेश भैया मेरे फेवर में कर सकते कि यार आशीष मेरे पास नहीं है पैसा, तुम लगा दो यार। अपन ने बोला ठीक है मुकेश भैया। या फिर वो मिस्टर जॉन या कैनेडी या हैरी या ट्रम्प, उनके फेवर में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर राइट की बात करी है। रूल नंबर कौन सा है यार? रूल नंबर 7 ये बात करता है। फिर है हमारे पास रूल नंबर 8। रूल 8 क्या बोल रहा है? प्रोहिबिशन ऑन इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया। प्रोहिबिशन ऑन इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया, इसका मतलब ये है save as otherwise provided in the act or these rules or regulations made or decisions issued under this act, no person resident in India shall make or transfer any investment financial commitment outside India। मतलब सीधी बात है, अगर prohibition on investment outside India, no person resident in India मतलब PRII को बोला है shall make or transfer any investment or financial commitment outside India। जो भी मैंने बाहर, जो भी मुकेश भैया ने इन्वेस्टमेंट किया है बाहर, आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। रूल 8 में साफ साफ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, प्रोहिबिशन है। क्या कोई रिलैक्सेशन है? क्या कुछ नहीं है। एक्ट में कुछ बोला हो तो अदरवाइज है, बट रूल 8 क्या बोल रहा है भाई? हमने साफ साफ मना कर दिया है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो रूल 6, रूल 7, रूल 8 ये चीज इंपॉर्टेंट है हमारे पास में। आगे चले, रूल 9। रूल 9 बात करता है ओआई का फर्दर एक्सटेंशन। रूल कौन सा है भाई? 9। क्या कंसेप्ट है? ओआई की बात। अब याद करो यार ओआई में क्या था? 21R बोलता है ओआई की डेफिनेशन, फाइनेंशियल कमिटमेंट ओपीआई। चले,
क्या बोल रहा है वो, एनी इन्वेस्टमेंट मेड आउटसाइड इंडिया बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है PRII ने, शैल बी मेड इन अ फॉरेन एंटिटी, काय में कर सकते हो, शैल बी मेड इन अ फॉरेन एंटिटी जो एंगेज है बोनाफाइड बिजनेस एक्टिविटी। अरे भाई कोई बाहर कंपनी है और वो इलीगल काम करती है, हवाले का काम करती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे क्या? नहीं। तो भाई आपको जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना है वो भाई ऐसी कंपनी में करना जो बोनाफाइड बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, ये चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है। Notwithstanding anything contained in this rules or foreign exchange management overseas rules 2022, इन्होंने बोला भैया इन रूल्स में कुछ भी लिखा हो, द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द RBI परमिट फाइनेंशियल कमिटमेंट इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर above the limit fixed in the rules। इन रूल्स में अगर कोई लिमिट फिक्स कर दी है स्ट्रेटेजिक सेक्टर में और मुकेश भैया चाहते हैं साहब उस पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना, तो मुकेश भैया अप्रोच करेंगे RBI को, RBI मनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट ये रेगुलेशन से बाहर जाके अप्रूवल दे सकती है आपको। RBI may, on an application made to it through by the authorized dealer, permit a PRII। होगा क्या? मुकेश भैया लगाएंगे एप्लीकेशन ऑथराइज डीलर को कि यार हमको तो इस पर्टिकुलर लिमिट के बाहर इन्वेस्टमेंट करना है। AD बोलेगा RBI को, RBI बोलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, इस तरीके से ये ट्रांजेक्शन होगा। Permit a PRII to make or transfer any investment or financial commitment outside India subject to conditions laid down, provided that investment overseas investment by a PRII shall be made in a foreign entity located in a country as decided by the। ऐसा नहीं तुम सोमानिया में कर रहे हो या पाकिस्तान में कर रहे हो, लॉ ने बोला ऐसी कंट्री में अलाउ नहीं करेंगे हम, वो कंट्रीज में कर दो स्ट्रेटेजिक सेक्टर में। ऐसा नहीं है साला वो परमाणु बम बनाए और फिर बाद में हमारे ऊपर डाले, नहीं ऐसा ऐसा काम नहीं करना है आपको। तो लॉ ने बोला सब कंट्री बोलेगी जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड करी है कंट्रीज में, उस कंट्री में आप कर सकते हैं, राइट, अदरवाइज अलाउड नहीं है। अदरवाइज अलाउड नहीं है, आप अपनी चॉइस वाली कंट्री में नहीं कर सकते, वो गवर्नमेंट उसको फुलफिल करना चाहिए। The RBI, if it consider necessary, may in consultation with the central government stipulate the ceiling, एक particular limit for the aggregate outflow during a financial year or an account of financial commitment or OPI, एक particular limit decide कर देगा RBI। Stipulate the ceiling beyond which amount of financial commitment by PRI in a financial year shall requires prior। वो बोल देगा भाई देखो 15% तक इन्वेस्टमेंट करिए, उसके बाद हमारी अप्रूवल लगेगी, मान के चलो ये लिमिट है, राइट। तो ये आपका रूल 9 में OI का जिक्र है, ये चीज एक हुई। थोड़ा सा और है, क्या बोल रहा है वो, प्रोवाइडेड दैट OI और ट्रांसफर ऑफ सच इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग स्वैप ऑफ सिक्योरिटी, स्वैप मतलब एक्सचेंज, इन अ फॉरेन एंटिटी फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान, ये तो भैया बिना CG की अप्रूवल के नहीं होगा। मतलब RBI को भी पावर नहीं है, ये तो बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के। लॉ ने बोला तुम यार पाकिस्तान वाली कंपनी से बात करोगे, सब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करोगे, पाकिस्तान वाली कंपनी के सिक्योरिटीज का स्वैप करोगे, एक्सचेंज करोगे। लॉ ने बोला पहले आप मोदी जी की अप्रूवल लेकर आओ फिर बात करेंगे अपन, राइट, वो अलाउ नहीं करेंगे। सिंपल चीज है, रेगुलेशन नंबर, और वो सुनाएंगे अलग तुम्हें, राइट। रूल नंबर कौन सा है यार, 9 है, जो बात करेगा OI की। OI क्या बोलता है भाई, बोनाफाइड इन्वेस्टमेंट करना बोनाफाइड बिजनेस एक्टिविटी में। सेकंड पॉइंट स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, RBI बोलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब कंसेप्ट क्या होगा, मुकेश भैया लगाएंगे एप्लीकेशन टू ऑथराइज डीलर RBI को, RBI CG को, अकॉर्डिंगली वो स्ट्रेटेजिक सेक्टर में एक लिमिट्स के बाहर इन्वेस्टमेंट करने की अप्रूवल दे सकता है। RBI एक लिमिट लगा देगा, लिमिट के बाद आपको उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। पाकिस्तान में जाके काम करना है, सब इन्वेस्टमेंट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल विदाउट एनी सीलिंग कंसेप्ट है, स्पेसिफिक रूल्स में लिख दिया है रूल नंबर 9 में, भैया पाकिस्तान वाले से कुछ करना है या करेंसी स्वैप करना है या स्वैप करना है सिक्योरिटीज, सब कुछ करना है तो सिर्फ और सिर्फ CG के अप्रूवल से काम चलेगा, RBI की अप्रूवल से भी काम नहीं चलेगा। रूल नंबर कौन सा है, 9, जो बात करता है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। अब NOC की बात है। NOC मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट।
आप बाहर जा रहे हो इन्वेस्टमेंट करने और आपने इंडियन बैंक का एसबीआई, धोनी जी बोल रहे हैं ना भैया एसबीआई, आपने एसबीआई का पैसा नहीं दिया, डिफॉल्ट करी है। लॉ ने बोला हम आपको देंगे पैसा इन्वेस्टमेंट करने, एसबीआई का पैसा दे नहीं रहे हो, आप बोला हम यूरोप में जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने, गलत है। एनी PRII हु हैज एन अकाउंट अपीयरिंग एज अ NPA, बहुत बढ़िया भाई, मुकेश भैया का अकाउंट NPA पड़ा है। लॉ ने बोला भाई तेको इन्वेस्टमेंट करने हम नहीं जाने देंगे, तू पहले इंडिया वालों का पैसा दे फिर तू बाहर इन्वेस्टमेंट की सोचना। पहली बात लॉजिकल चीज बिल्कुल सही है। अगर किसी को विलफुल डिफॉल्टर बोल दिया है बैंक ने, लॉ ने बोला ऐसे व्यक्तियों को भी शर्म आनी चाहिए, बाहर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। या भैया आपके अगेंस्ट में कार्रवाई चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इज अंडर इन्वेस्टिगेशन बाय अ फाइनेंशियल सर्विस रेगुलेटर बाय एन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इन इंडिया नेमली द CBI, ED वाले पीछे पड़े हैं, SFIO वाले पीछे पड़े हैं, वो 211 212 कंपनीज एक्ट वाला। तो लॉ ने सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस वाली बात करें तो लॉ ने बोला साहब अगर ये तीन है, पहला क्या है भाई आपका अकाउंट ही NPA, क्या करोगे इन्वेस्टमेंट, कुछ नहीं, विलफुल डिफॉल्टर लिस्ट में है या आपके अगेंस्ट में कार्रवाई चल रही है, शेल ऐसा कोई भी कमिटमेंट वगैरह या अंडरटेकिंग डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, ऑब्टेन करो NOC, इनकी एप्लीकेशन दो, बैंक से भैया NOC लो, रेगुलेटरी बॉडी से लो, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से लो, तभी ना कर पाओगे। प्रोवाइडेड दैट where the lender, bank or the regulatory body or the investigating agency concerned fails to furnish the certificate within 60 days from the date of receipt of such application, वो प्रिज्यूम मान लेंगे कि भाई उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये क्या होगा, डीम्ड टू बी अप्रूव्ड, मतलब अलग से कोई रोकना नहीं है। लॉ ने बोला है साहब लैंडर के ऊपर, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफिस के ऊपर हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट कर दी है कि भाई तुझे मना करना है ना 60 दिन के अंदर मना कर, वरना हम बाय डिफॉल्ट अप्रूवल मान लेंगे कि इसको अप्रूवल है। द NOC issued under sub rule 1 shall be addressed by the lender, bank or the regulatory body or investigating agency concerned to the designated AD bank with an endorsement to the applicant। अगर आपको देना है अप्रूवल तो आप प्रॉपरली अप्रूवल दोगे उसको, 60 दिन का वक्त है NOC के लिए, अदरवाइज आपको कोई NOC वगैरह हम मान लेंगे आपको अप्रूवल मिल गई है, राइट। ये है कंसेप्ट। इट मे बी प्रिज्यूम दैट देयर वाज नो ऑब्जेक्शन टू द प्रपोज्ड ट्रांजैक्शंस, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में आ सकता है और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चले तो यहां तक हमने ODI का एक पोर्शन खत्म किया। नेक्स्ट पोर्शन के लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। तब तक डू कमेंट कि भाई कैसा लगा आपको। मेरे ख्याल से हर एक चीज दिमाग में घुस गई होगी आप। थैंक यू।